हाँ, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, यानी वस्तु की संख्या अनिश्चित रहती है, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ, कई, थोड़े इत्यादि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लता की माँ नौकर को अपने साथ बाजार ले गई। वहाँ उन्होंने 1 किलो टमाटर, 2 किलो आलू, थोड़ा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च, 100 ग्राम अदरक, आधा किलो मटर, 1 लीटर खाने का तेल व 2 किलो चीनी खरीदी। लौटते समय उन्होंने थोड़ा घी और 2 मीटर कपड़ा भी खरीदा। उपरोक्त वाक्यों में स्थूल छपे विशेषण अपने विशेष्यों की माप तौल के बारे में बता रहे हैं, अतः ये सभी परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक। इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 1 किलो चावल, 2 किलो आटा, 3 बीघा जमीन, 2 लीटर तेल इत्यादि। अब दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, जैसे थोड़ा घी, घड़ों पानी, कुछ नमक इत्यादि। परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषणों में अंतर। कुछ वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, जबकि कुछ वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, उन्हें नापा या तौला जाता है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं, तथा वस्तुओं का परिमाण, मात्रा या माप बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण देखिए, संख्यावाचक विशेषण। मैंने 2 सेब खाए। हाल में थोड़े दर्शक थे। कुछ आदमी बाहर खड़े हैं। उसने मुझे बहुत सी पुस्तकें दीं। और परिमाणवाचक विशेषण। मैंने 2 किलो आटा खरीदा। थोड़े चावल ले आओ, थोड़ा पानी ले आओ, वह बहुत से कपड़े ले आया। चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह लड़का कब आया, वह घर किसका है, किस आदमी से मिलना है, ये गुब्बारे हमारे हैं, कोई बच्चा रो रहा है। उपरोक्त वाक्यों में यह, वह, ये, किस तथा कोई सार्वनामिक विशेषण है। अन्य उदाहरण, आप कैसे आदमी हो, इस लोटे में कितना दूध है, इतना दुख मुझे कभी भी नहीं हुआ जितना महेश की माँ की मृत्यु पर हुआ, ऐसे लोगों से भगवान बचाएं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में अंतर। जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो, तो सर्वनाम वहाँ सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। यदि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनामिक विशेषण। वे लोग हंस रहे हैं, यह मकान श्यामलाल का है। सर्वनाम। वे हंस रहे हैं, यह अभी आया है। अन्य उदाहरण, यह लड़का बहुत चालाक है, यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। उधर उस घर में मेरा मित्र रहता है, सर्वनामिक विशेषण। यह काफ़ी कमज़ोर है, सर्वनाम। उसने मुझे बुलाया है, यह भी सर्वनाम है। सर्वनामों में उत्तम पुरुष मैं, हम, निजवाचक आप, स्वयं, खुद, मध्यम पुरुष तू, तुम विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, इलाहाबादी अमरूद, भारतीय संगीत, बंगाली रसगुल्ला इत्यादि। यहाँ बनारसी, इलाहाबादी, भारतीय तथा बंगाली व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण हैं। बनारस, बनारसी, इलाहाबाद, इलाहाबादी, भारत, भारतीय, बंगाल, बंगाली, अतः ये व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। विशेषण के लिंग और वचन।
केवल आकारांत पुल्लिंग विशेषण में उनके विशेष्य के लिंग और वचन के कारण प्रायः परिवर्तन होता है, जैसे अच्छा बालक, अच्छी बालिका, अच्छे बच्चे, मोटा लड़का, मोटी लड़की, मोटे लड़के। आकारांत के अतिरिक्त अन्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग विशेषणों में उनके लिंग और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। विशेषण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब उद्देश्य है, आपने अब तक जितने भी विशेषणों के प्रयोग देखें उनमें सभी विशेषण किसी न किसी संज्ञा या विशेष्य के पहले लगकर आते हैं, जैसे काला कुत्ता, सफ़ेद घोड़ी, अच्छी लड़की इत्यादि। विशेष्य के पहले लगने वाले ये विशेषण काला, सफ़ेद, अच्छी उद्देश्य विशेषण कहे जाते हैं। लेकिन विशेषणों का प्रयोजन वाक्य में दूसरे ढंग से भी किया जाता है। आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, वह बहुत बेईमान है, गुलाब नीला है। इन वाक्यों में सुंदर, बेईमान, नीला विशेषणों का प्रयोग विशेष्य के पहले न होकर वाक्य के विधेय के स्थान पर क्रिया के पूर्व हो रहा है। व्याकरण में ऐसे विशेषण विधेय विशेषण कहे जाते हैं। चाहे उद्देश्य विशेषण हो अथवा विधेय विशेषण, उनके रूप अपनी अपनी संज्ञा के अनुरूप ही बदलते हैं। जैसे उद्देश्य विशेषण हो गया काला घोड़ा, विधेय विशेषण घोड़ा काला है, उद्देश्य विशेषण काली घोड़ी, विधेय विशेषण घोड़ा घोड़ी काली है। विशेषणों का संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब इसको समझिएगा। बेईमानों से सावधान रहना चाहिए, आज ईमानदारों की कमी हो गई है। बेईमानों और ईमानदारों विशेषण हैं, परंतु यहाँ ये विशेष्यों के बिना ही प्रयोग किए गए हैं, अतः ये संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बिना होता है तो वे संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए माने जाते हैं। विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर। आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के गुण, दोष, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं, जबकि भाववाचक संज्ञा प्राणियों, वस्तुओं व स्थानों आदि के गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि के नामों का बोध कराती हैं। परंतु दोनों ही संज्ञाओं से संबंधित होते हैं, इसलिए कभी कभी इन दोनों में भ्रम हो जाता है। इन दोनों में अंतर की पहचान के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विशेषणों का प्रयोग अपने विशेष्य के साथ यानी बाद अथवा उससे पूर्व किया जा सकता है, जबकि संज्ञाओं का प्रयोग किसी व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा से पूर्व नहीं किया जाता। इन दोनों के बीच में किसी न किसी कारक का विभक्त चिन्ह आना अनिवार्य होता है। जैसे शिवाजी वीर योद्धा थे, विशेषण शिवाजी की वीरता देखकर अकबर भी दंग रह गया, ये जो है भाववाचक विशेषण हो गया। यदि विशेष्य के साथ कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने प्रश्न करें तो उत्तर में विशेषण प्राप्त होगा, परंतु यदि क्रिया के साथ क्या लगाएं तो उत्तर में प्रायः भाववाचक संज्ञा आती है। जैसे खाई गहरी है, विशेष्य हो गया खाई के साथ कैसी प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त है गहरी, अतः गहरी शब्द विशेषण है। खाई की गहराई देखो, क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है गहराई, क्या देखो गहराई, अतः गहराई भाववाचक संज्ञा है। विशेषणों की तुलना। दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों अवगुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। उदाहरण देखिए, गरिमा लंबी है, गरिमा मीरा से लंबी है, इन बालिकाओं में गरिमा सबसे लंबी है, रोहित मोटा है, रोहित अनुज से मोटा है, इन लड़कों में रोहित सबसे मोटा है। वर्गकों में गरिमा अथवा रोहित की किसी से तुलना नहीं की गई,
यहाँ उसने उनके विशेषण को मूल रूप में प्रयुक्त किया गया है। वर्ग ख में दो व्यक्तियों की परस्पर तुलना की गई है। वर्ग ग में रोहित तथा गरिमा को उनके वर्ग में सबसे बढ़कर बताया गया है। इस प्रकार हम विशेषण को 3 अवस्थाओं में पाते हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था किसे कहते हैं? इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, जैसे सरिता लंबी है। और उत्तरावस्था में इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना में एक की अधिकता तथा दूसरे की न्यूनता पाई जाती है, जैसे सरिता लता से अधिक लंबी है। और उत्तमावस्था में इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे न्यून या अधिक बताया जाता है, जैसे रचित कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्र है। ध्यान दीजिए, केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं हो सकती हैं। कम, अधिक, बहुत, बड़ा आदि शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। हिंदी में तुलनात्मक प्रत्यय अपने नहीं हैं, अतः तुलनात्मक प्रसर्गों से में की अपेक्षा की तुलना में के मुकाबले अधिक, सबसे अधिक, कम, सबसे कम, ज़्यादा आदि से काम लिया जाता है। तुलनात्मक प्रसर्ग या प्रत्यय अपने प्रत्यय न होने के कारण हिंदी भाषा में संस्कृत और फारसी के प्रत्यय ही प्रयुक्त किए जाते हैं। संस्कृत में विशेषण की उत्तरावस्था के लिए तर और उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इस प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। तर और तम प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना: मूलावस्था निकट और उत्तरावस्था निकटतर। मूलावस्था हो गया योग्य और उत्तरावस्था योग्यतर। इसमें उत्तमावस्था है निकटतम और योग्यतर का उत्तमावस्था है योग्यतम। मूलावस्था अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की रचना: मूलावस्था हो गया आपका बलवान, उत्तरावस्था हो गया अधिक बलवान और उत्तमावस्था सबसे अधिक बलवान। बुद्धिमान, उत्तरावस्था हो गया अधिक बुद्धिमान और उत्तमावस्था हो गया सबसे अधिक बुद्धिमान। फारसी के कुछ तुलनात्मक शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मूलावस्था हो गया अच्छा, उत्तरावस्था हो गया बेहतर और उत्तमावस्था हो गया बेहतरीन। मूलावस्था हो गया कम, उत्तरावस्था हो गया कमतर और उत्तमावस्था हो गया कमतरीन। विशेषणों की रचना 2 प्रकार के होते हैं: मूल विशेषण और पहला है मूल विशेषण, दूसरा है यौगिक विशेषण। मूल विशेषण कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे काला, गोरा, सुंदर, चतुर, महान, वीर आदि। ऐसे शब्द मूल विशेषण कहलाते हैं। और यौगिक विशेषण कुछ शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि में उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। ऐसे विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे वर्ष से वार्षिक, इतिहास से ऐतिहासिक, रस से रसीला, पुष्प से पुष्पित इत्यादि।